हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसकी टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है विश्व मानव अधिवास। बच्चों, तो आपको इस चैप्टर की बहुत सारी जानकारी हो चुकी है। आज हम पढ़ने वाले हैं इसका अंतिम पार्ट यानी कि भाग 5। ठीक है बच्चों, और इसके अंतर्गत हम जानेंगे नगरीय अधिवासों के प्रकार के बारे में। बच्चों, हमने क्या देखा था कि मानव अधिवासों को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, ग्रामीण अधिवास के प्रकार और नगरीय अधिवास के प्रकार। ग्रामीण अधिवास के हमने 4 प्रकार देखे थे, सघन या गुच्छित अधिवास, प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास, और तीसरा था मिश्रित अधिवास, और चौथा था पल्ली या फिर पुराना अधिवास। बच्चों, उसी प्रकार हमने ये भी देखा था कि नगरीय अधिवास के 4 प्रकार होते हैं, नगर, महानगर, सन्नगर और वृहत नगर। ठीक है बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे नगरीय अधिवास के प्रकार के बारे में। तो बच्चों, उठा लेंगे अपना पेन, नोटबुक और बुक, और साथ में एटलस भी और एक ब्लैंक पॉलिटिकल वर्ड मैप, और मेरे साथ साथ इस चैप्टर को करते जाएंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं हम कि जो नगरीय अधिवास होते हैं उनको 4 भागों में विभाजित किया गया, नगर, महानगर, सन्नगर और वृहत नगर। ठीक है बच्चों, तो आप लिख लेंगे नगरीय अधिवास अपने आकार, उपलब्ध सुविधाओं एवं संपादित किए जाने वाले कार्यों एवं जनसंख्या के आधार पर कई नाम से जाने जाते हैं। बच्चों, ये जो विभाजन है इसमें प्रमुख रूप से जनसंख्या को ही आधार बनाया गया है। यदि हम बात करें नगर की, तो नगर कौन से क्षेत्र होते हैं? वो क्षेत्र जहाँ की जनसंख्या 1 लाख से अधिक लेकिन 10 लाख से कम होती है। ठीक है बच्चों, 1 लाख से 10 लाख तक की जो जनसंख्या होती है उनमें हम शामिल करते हैं नगर को। उसी प्रकार से जो महानगर होते हैं, यहाँ पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, अगला बिंदु है सन्नगर। सन्नगर का मतलब होता है जब कोई मुख्य क्षेत्र यानी कि जो एक बड़ा शहर होता है, यदि वो अपने आसपास के किसी छोटे शहर को कैप्चर कर लेता है, यानी कि अपनी सीमाएं इतनी बढ़ा ले एक मुख्य शहर कि वो एक छोटे शहर को अपनी सीमाओं के अंतर्गत शामिल कर लेता है, तो क्या कहलाता है? सन्नगर कहलाता है। इसी प्रकार जो चौथा क्षेत्र होता है वृहत नगर, यानी हम इसे क्या कहते हैं? मेगालोपोलिस भी कहते हैं। तो हम इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले जानते हैं हम नगर के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आप लिखेंगे कि नगर क्या होते हैं? 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले अधिवास। ठीक है बच्चों, क्या कहा गया है कि 1 लाख से तो अधिक होगी ये जनसंख्या लेकिन 10 लाख से कम होगी, और ऐसे अधिवासों को क्या कहते हैं? नगर कहते हैं। इसमें से 50% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है। बच्चों, फिर से बात आ गई है व्यावसायिक संरचना की, यानी व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत 50% से अधिक लोग कौन से कार्यों में होने चाहिए? गैर प्राथमिक कार्यों में, यानी कि वो द्वितीय क्रियाकलाप कर सकते हैं, तृतीयक, चतुर्थक या पंचम क्रियाकलाप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, भारत में जो राजस्थान का बीकानेर नगर है वो किसका उदाहरण है? नगर का उदाहरण है। देख लेते हैं हम राजस्थान के अंतर्गत बीकानेर कहाँ पर स्थित है। ये देखिए बच्चों, ये देखिए ये जो क्षेत्र है बीकानेर, ये है बीकानेर। बच्चों, जो हमारा भौतिक भूगोल का मूल तत्व, बच्चों जो हमारा खंड ब है उसके अंतर्गत राजस्थान से रिलेटेड कुछ चैप्टर्स हैं, तो आपको राजस्थान के बारे में भी अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप बीकानेर की लोकेशन नोट कर लेंगे और अपने रिक्त राजनीतिक जो राजस्थान का मानचित्र है उसमें अंकित कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें और देखेंगे किसके बारे में? महानगर के बारे में देखेंगे। महानगर कौन से स्थान होते हैं? 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? महानगर कहा जाता है। और ये जो क्षेत्र होते हैं औद्योगिक, व्यापारिक और प्रशासनिक एवं शैक्षिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं।
लिखें इसके उदाहरण, जैसे कि भारत में जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर, और इन्हें मेट्रो सिटी भी कहा जाता है। आपने देखी होगी ना, जयपुर के अंतर्गत मेट्रो एक ट्रेन भी चलती है, और वो नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि जयपुर एक मेट्रो सिटी है। ठीक है, तो इनकी लोकेशन देख लेते हैं हम। ये देखिए बच्चों, ये जयपुर और ये जोधपुर, ठीक है बच्चों, और ये है आपका कोटा नगर। ठीक है, तो तीनों क्षेत्र हैं, जयपुर, जोधपुर और कोटा, और यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 10 लाख से अधिक। ठीक है बच्चों, तो आप नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा प्रकार, जिसका नाम है सन्नगर। बच्चों, सन्नगर जो शब्द है वो दिया था एक महान विद्वान जिनका नाम है पैट्रिक गिडिज, और वर्ष 1915 में। तो आप लिखेंगे कि वर्ष 1915 में पैट्रिक गिडिज ने इस शब्दावली का प्रयोग किया। ठीक है बच्चों, देखते हैं कि आखिरकार कैसे इनका विकास होता है। मान लीजिए बच्चों, ये दिल्ली शहर है और दिल्ली शहर के पास में स्थित है गुड़गांव, ठीक, और यहां पर है नोएडा। बच्चों, जब दिल्ली ने अपना विस्तार किया तो धीरे धीरे क्या किया कि गुड़गांव को भी अपने अंतर्गत ले लिया और नोएडा को भी अपने अंतर्गत ले लिया। तो जब एक बड़ा शहर दो या एक छोटे शहर को अपनी सीमाओं के अंतर्गत शामिल कर लेता है तो वो क्या बन जाता है? सन्नगर बन जाता है। इसी प्रकार बच्चों, हैदराबाद और सिकंदराबाद जो शहर हैं आंध्र प्रदेश के अंतर्गत, जो कि अब तेलंगाना का भाग है, वो भी सन्नगर का ही उदाहरण है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि वर्ष 1915 में पैट्रिक गिडिज ने इस शब्दावली का प्रयोग किया, और यह विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं जो अलग अलग नगरों या फिर शहरों के आवास से मिलकर विशाल नगरीय क्षेत्र में बदल जाता है। यदि हम जयपुर की बात करें तो जयपुर में भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे कि सांगानेर। सांगानेर एक उपनगर था, लेकिन धीरे धीरे करके ये जयपुर शहर में ही आ गया है। ठीक है, आगे लिखेंगे हम ग्रेटर लंदन, टोक्यो, शिकागो आदि इसके उदाहरण हैं। और यदि भारत की बात करें तो भारत में ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है, वहाँ पर लश्कर मुरार नाम का एक क्षेत्र है, वो ग्वालियर के अंतर्गत आ गया है। देखें हम इसको एक मानचित्र के अंतर्गत। ये देखिए बच्चों, ये देखिए ग्वालियर के अंतर्गत लश्कर मुरार, ये जो क्षेत्र है ये है ग्वालियर, और ये क्षेत्र है लश्कर, और ये क्षेत्र है मुरार। और अब ये तीनों किसके अंतर्गत आ गए हैं? ग्वालियर शहर के अंतर्गत आ गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों दिल्ली गुड़गांव को और दिल्ली नोएडा को। ये देख सकते हैं आप, नई दिल्ली का जो क्षेत्र है ये नई दिल्ली का क्षेत्र है, और धीरे धीरे क्या किया, नई दिल्ली का विस्तार होता गया, और गुड़गांव और जो नोएडा है वो भी इसके अंतर्गत आ गए हैं, और अब ये एक सन्नगर बन गया है। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये है मध्य प्रदेश और ये है राजस्थान, और ये तेलंगाना के अंतर्गत हैदराबाद, सिकंदराबाद, जो कि सन्नगर का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े हम और देखते हैं कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, जैसे कि ग्रेटर लंदन, टोक्यो और शिकागो। हम विश्व मानचित्र पर इनकी स्थिति देख लेते हैं। ये देखिए बच्चों, जो यूनाइटेड किंगडम है उसकी राजधानी ग्रेटर लंदन, और संयुक्त राज्य अमेरिका में शिकागो शहर, उसी प्रकार जापान की जो राजधानी है टोक्यो, ये तीनों भी किसका उदाहरण है? सन्नगर का उदाहरण है। क्योंकि ऑब्वियसली जब ये क्षेत्र इतने बड़े हैं तो ये अपने आसपास के क्षेत्रों को अपने अंदर समेट लेते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें और देखते हैं वृहत नगर के बारे में। ये अंतिम प्रकार है शहरी अधिवासों का। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम वृहत नगर के बारे में। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? मेगालोपोलिस कहते हैं, जिसका अर्थ होता है विशाल नगर। बच्चों, सन्नगर का जो शब्दावली है वो किसने दी थी? वर्ष 1915 में पैट्रिक गिडिज ने। उसी प्रकार जो वृहत नगर है, यानी कि जो मेगालोपोलिस शब्द है, इसको दिया था सन 1857 में जीन गॉटमैन ने। ठीक है, तो सन 1857 में जीन गॉटमैन ने मेगालोपोलिस शब्द का इजाद किया।
ये अत्यंत बड़े नगर होते हैं जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। अब आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े नगर होते होंगे जहाँ की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। ठीक है, इन नगरों को क्या कहते हैं? विश्व नगर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन नगरों में पूरे विश्व की विशेषताएं समाहित होती है, जैसे कि ग्रेटर लंदन, टोक्यो। हम इन दोनों की स्थिति देख चुके हैं, ग्रेटर लंदन और टोक्यो। अब हम देखेंगे पेरिस, न्यूयॉर्क, मॉस्को और बीजिंग। पेरिस कहाँ है बच्चों? पेरिस है फ्रांस के अंतर्गत। देखें हम, ये देखिए बच्चों, ये फ्रांस क्षेत्र की स्थिति और इसकी जो राजधानी है वो है पेरिस। बच्चों, इस प्रकार के जो नाम हैं वो बोर्ड परीक्षा में पूछे आपको जाएंगे और तब आप इसका अच्छे से उत्तर दे देंगे यदि आपको इनकी लोकेशन पता होगी। तो बच्चों, ये है फ्रांस और फ्रांस की राजधानी है पेरिस। उसी प्रकार अगला नाम है न्यूयॉर्क का। न्यूयॉर्क एक महत्वपूर्ण शहर है, कहाँ का? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। ठीक है, और उसी प्रकार जो चीन की राजधानी है वो है बीजिंग। ठीक है बच्चों, तो आप नोट कर लेंगे इन तीनों की लोकेशन। उसी प्रकार भारत के जो चारों महानगर हैं, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली और चेन्नई, वो भी किसका उदाहरण है? वृहत नगर का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे नगरीय अधिवासों की समस्याओं के बारे में। बच्चों, जो नगर होते हैं वो देखने में बहुत आकर्षक होते हैं और हर व्यक्ति नगर में जाकर बसना चाहता है। ठीक है, लेकिन नगरों में बहुत सारी समस्याएं भी होती है। हम कह सकते हैं कि नगर में जो पर्यावरण प्रदूषण समस्या है वो सबसे बड़ी विकट समस्या होती है, क्योंकि जब जनसंख्या का दबाव इतना ज़्यादा होता है तो पर्यावरण प्रदूषण की हालत आप समझ सकते हैं। दिल्ली शहर में पर्यावरण का जो स्तर है वो इतना ज़्यादा खराब हो चुका है कि वहाँ पर लोगों का दम घुटने लगा है। तो बच्चों, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि ट्रैफिक की इतनी बड़ी समस्या होती है कि लोगों को अपने घरों से कार्यस्थल पर पहुँचने में घंटों घंटों का समय लग जाता है। तो हमारे सामने पूरी एक लिस्ट है, हम इसको पढ़ते हैं। अत्यधिक जनसंख्या घनत्व एवं नगरों का बढ़ता आकार। दूसरी समस्या है गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव। बच्चों, नगरों के अंतर्गत हमने क्या देखा कि सामाजिक और आर्थिक अंतर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो गरीब लोग होते हैं वो गंदी बस्तियों में रहना प्रारंभ कर लेते हैं और वहाँ पर भी बहुत सारी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार तीसरी और सबसे बड़ी समस्या है पर्यावरण प्रदूषण की। चौथी, उपभोक्ता वस्तुओं का उच्च मूल्य होता है, यानी साधारण सी जो वस्तुएं होती है उनका भी वहाँ पर इतना ज़्यादा मूल्य होता है कि गरीब लोग तो उन्हें खरीद ही नहीं पाते हैं। उसी प्रकार खाद्य पदार्थों में मिलावट, अपराधों का बढ़ता स्तर, तीव्र सामाजिक आर्थिक विषमता एवं सामाजिक असहयोग। आप जानते हैं ना कि शहरों में भागम भाग वाला जीवन होता है और एक पड़ोसी भी दूसरे पड़ोसी में इंटरेस्टेड नहीं है, इसीलिए सामाजिक असहयोग है और वहाँ पर सामाजिक प्रगाढ़ता देखने को नहीं मिलती है। तो बच्चों, वहाँ पर कितनी भी स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं होती है, लेकिन जनसंख्या इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पर इन सेवाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ने लग जाता है। तो शहरों में बहुत सारी सुविधाएं हैं तो बहुत सारी समस्याएं भी मौजूद होती है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या पढ़ा? चैप्टर नंबर 6 का लास्ट पार्ट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।